हे गाइस, कैसे आप लोग? बढ़िया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जर्नी। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन सा? केमिकल बॉन्डिंग इन वन शॉट। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जोश और फोकस के साथ स्टार्ट करेंगे हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। डीप में देखेंगे क्या होता है भैया केमिकल बॉन्डिंग। आ जाओ। अमंग द फॉलोइंग स्पेसीज विच एक्चुअली रॉन्ग है, ओके। Which one has a trigonal bipyramidal shape? Among the following species, which one has a trigonal bipyramidal shape? अच्छा, क्या होता है भैया शेप? आपको ये पता होना चाहिए। द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि भैया शेप हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से क्या होता है, चेंज होता है। तो भैया कौन से हाइब्रिडाइजेशन पे कौन सा शेप होता है? आ जाओ देखते हैं। आ जाओ। sp लीनियर, sp हाइब्रिडाइज है तो क्या होगा भैया? लीनियर। ओके। sp2 पे होता है ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा। sp3 पे होता है टेट्राहेड्रल। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, sp3d होता है क्या? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना। sp3d2 होता है ऑक्टाहेड्रल। आज बैक टू क्वेश्चन। अमंग द स्पीसीज विच वन हैज अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप? ठीक है, मॉलिक्यूल्स दिए आपको सबसे पहले क्या पहचानना है? आपको सबसे पहले पहचानना आना चाहिए इन मॉलिक्यूल्स की रिस्पेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे? एक सिंपल वेरी इजी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, जोश और फोकस। आ जाओ। Ni3 पहले कैलकुलेट करो। Ni3 में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ओके। नाइट्रोजन के पास कितने? 5। ओके। आयोडीन में होते हैं 7। आयोडीन 3 प्रेजेंट है तो होगा 7 इंटू 3 21 प्लस 5 26। ठीक है, 26 आंसर। ओके ओके। अब इस 26 को आपको करना है डिवाइड बाय 8। कितना? डिवाइड बाय 8। नेक्स्ट स्टेप 26 डिवाइड बाय 8। अच्छा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। और रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर है 2 प्लस 2 लिखेंगे। ओके, कोई दिक्कत? ट्रिक है, मान के चलो। रिमाइंडर को हमने क्वेश्चन के साथ ऐड किया। ओके, 3 प्लस 2। अब इस रिमाइंडर 2 को आपको डिवाइड करना है 2 के साथ। अच्छा, 2 है इसलिए 2 के साथ डिवाइड किया? नहीं, हमेशा अगर चाहे रिमाइंडर 6 हो, 4 हो, 2 हो, आपको डिवाइड करना है उसे 2 के साथ। ठीक है, फाइनल आंसर क्या होगा? 3 प्लस 2 बाई 2 4। ओके, 4 डिनोट करता है sp3 हाइब्रिडाइज, और sp3 हाइब्रिडाइज डिनोट करता है टेट्राहेड्रल शेप, है ना। अच्छा, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए कितना चाहिए? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के चाहिए 5। कितना? शुरुआत से देखेंगे। 2 डिनोट करता है लीनियर, 3 डिनोट करेगा ट्राइगोनल प्लेनर, ओके, 4 डिनोट करेगा टेट्राहेड्रल जैसे कि हमने अभी देखा, ओके, और 5 डिनोट करेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, sp3d, ओके, और 6 डिनोट करेगा ऑब्वियसली sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। अच्छा, यानी कि आंसर 4 आने की वजह से इसका शेप कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज है, टेट्राहेड्रल है। ओके, ठीक है, यानी कि Ni3 हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है, Ni3 हो गया गलत। I3 माइनस, वही सेम ट्रिक अगेन। आयोडीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन?
7 into 3 ओके। यहाँ एक क्या बोल सकते हैं जाना कुछ 7 into 3 -1 नेगेटिव चार्ज, इसका क्या करेंगे, इसे हम ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल में जुड़ चुका है। I3 माइनस 7 into 3 प्लस 1 कितना हो गया 21 प्लस 1 22 डिवाइड बाय 8। सेम ट्रिक अगेन, डिवाइड बाय 8, 22 डिवाइड बाय 8, 8 to the 16, 8 to the 16 ओके। रिमाइंडर कितना होगा 6, 6 को क्या करेंगे डिवाइड बाय 2, 2 प्लस 6 बाय 2 3, आंसर आ गया 5 sp3d, यानी कि I3 माइनस है आपका sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना। ओके आ जाओ अगला देखेंगे SO3 माइनस। सेम ट्रिक यूज करेंगे। क्या थी भैया हमारी ट्रिक, पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनते थे, कितने हैं अब इसमें, सल्फर के पास है 6, ऑक्सीजन के पास भी 6, पर ऑक्सीजन कितने है 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जुड़ गए 2 माइनस की वजह से +2। आ जाओ 6 into 3 18 plus 6 24 plus 2 26 हुआ क्लियर, ठीक है। डिवाइड बाय 8 कितना आएगा 3 plus 2 by 2 4, यानी कि है sp3। क्या है भैया sp3 आंसर है, यानी कि SO3 माइनस की शेप है टेट्राहेड्रल। हुआ क्लियर, ठीक है। आ जाओ अब NO3 के पास, किसके पास NO3 के पास क्या बोल रहा है भैया NO3, आ जाओ NO3 नाइट्रोजन 5 सॉरी NO3 माइनस, है ना, NO3 माइनस होता है, ओके। नाइट्रेट है, ओके। नाइट्रोजन के पास कितने 5, ऑक्सीजन 6 into 3 प्लस 1, क्यों, क्योंकि है ऊपर नेगेटिव चार्ज, कितना हो गया 6 into 18 plus 5 23 plus 1 24 डिवाइड बाय 8, आंसर आया 3, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन है sp2 ट्राइगोनल फ्लेवर, है ना। आंसर तो आपको पता चल गया भैया, आंसर I3 माइनस है, ठीक चलेगा। पर भैया आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो या पॉज करके अच्छे से लिख लो, ठीक है, ओके। अब आप पूछोगे यार ये हाइब्रिडाइजेशन तो देखिए, पर होती क्या है हाइब्रिडाइजेशन, उसे शेप तो मुझे भी लर्न है, पर होती क्या है भैया हाइब्रिडाइजेशन, कैसे पहचानेंगे, क्या होती क्या है, ठीक है, नंबर से हम ट्रिक से सॉल्व कर लिया, हाइब्रिडाइजेशन हमें मिल गई, पर भैया होती क्या है हाइब्रिडाइजेशन, यही नहीं समझ में आ रहा। देखेंगे, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। आ जाओ, क्या होती है भैया हाइब्रिडाइजेशन, ये पूरा रफ कर देंगे, ठीक है, ओके। हाइब्रिडाइजेशन कैसे, एक एग्जांपल से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्जांपल है SF6, ठीक है, एक ही सॉल्व करेंगे पर तगड़ा वाला एग्जांपल सॉल्व करेंगे, यानी कि आपको पूरा समझ में आए, ठीक है। SF6 में हमें क्लियर दिख रहा है कि एक सल्फर, एक उसके साथ 6 फ्लोरीन है, ठीक है, ओके। SF6 का डायग्राम कैसा है, S F F F F F F, है ना। इसे, इस शेप को हम क्या कहते हैं, इस शेप को हम प्यार से कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, ओके, ठीक, ये भी क्लियर, ठीक, शेप दिख रहा है इसलिए बना दिया, और मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर हमें पता है, ओके। पर हमें ये भी पता होता है कि ऑक्टाहेड्रल होता है, हाइब्रिडाइजेशन कितनी sp3d2। अब ये कैसे पहचाने कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ही है या d2sp3 है, ये कैसे पहचानेंगे, आ जाओ देखते हैं। सल्फर से स्टार्ट करेंगे,
सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। क्लियर? क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, है ना? चलेगा, आ जाओ। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। यानी कि आपको क्लियर दिख रहा है कि भैया वैलेंस शेल कौन सा है? वैलेंस शेल है थर्ड शेल, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ऑक्टेट रूल फॉर्म करने के लिए सल्फर को चाहिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। चलेगा? चलेगा, ओके। पर एक इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे हो कि एक मिनट, किसी भी नंबर ऑफ शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत इंटरेस्टिंग चीज चल रही है, ध्यान से फोकस के साथ। किसी भी एटम में या किसी भी शेल में, हाँ किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते थे? 2n²। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। 2n² है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल, है ना? हो गया क्लियर? चलेगा। थर्ड शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? अच्छा, 2n² क्या है? 2n² है नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स विच कैन फिट इन nth शेल। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर शेल में नहीं आ सकते। ठीक है, आ जाओ। थर्ड शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम है? थर्ड शेल में है भैया 2 इंटू 3 का स्क्वायर, यानी 3² 9 इंटू 2 18, यानी कि नंबर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल में आ सकते हैं। ओके, अभी सल्फर के पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पर हमें तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, ऑक्टेट रूल है जी, बिल्कुल सही है। 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास आने के बाद सल्फर इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा, एकदम सही है, बात क्लियर है, चलेगा। पर यहां पे तो सल्फर के पास एक्स्ट्रा 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना। हो रहा है क्लियर? बात क्लियर हो रही है क्या? यहाँ पे सल्फर ने खुद का एक शेयर किया और एक फ्लोरीन ने शेयर किया, तो सल्फर के पास एक्स्ट्रा 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बल्कि उसे तो 2 ही चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए? हमने अभी देखा कि थर्ड शेल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी है? 18, है ना? SF6 फॉर्म होने के बाद सल्फर के पास थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन्स। कितने? 12 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड शेल की बात कर रहा हूं मैं, कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कैसे पॉसिबल है सर? बिल्कुल पॉसिबल है, और ये स्टेबल भी है। कैसे? आ जाओ देखते हैं। ठीक है, हमें इंपॉर्टेंट है बैलेंस शेल। अच्छा, ये कुछ ऐसा होगा 3s2 और साइड में 3p4, है ना? हुंज लॉ के हिसाब से पहले सब पैरेलल, फिर एंटी पैरेलल, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, 3s2 3p4। पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बात पता है आपको, है ना, कि अभी भी थर्ड शेल में एक ऑर्बिटल वैकेंट है, एक सबशेल वैकेंट है। कौन सा है वो? डी। कौन सा? डी। 3d भी तो होता है भैया, 3d 3s 3p, ये सारे थर्ड शेल में ही तो प्रेजेंट है। माना 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा है, तो पहले 4s लो। नहीं, अगर शेल की बात हो रही है तो थर्ड शेल में 3s2 3p4 और 3d भी वही प्रेजेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि 3d 4s से ज्यादा एनर्जाइज है तो 3d 4s से ऊपर होगा हमेशा, या फिफ्थ शेल में जाके 3d बैठा होगा। नहीं, 3d थर्ड शेल में ही होगा, 3d थर्ड शेल में ही होगा, है 3d थर्ड शेल में ही है। और वो कैसा है भैया? वो अभी तक खाली है, पूरा का पूरा क्या है भैया? खाली है ना? उसके पांचों ऑर्बिटल्स खाली पड़े हैं, एम्प्टी है ना? ओके, अब जैसे ही फ्लोरीन इसके पास आना शुरू हुआ, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, है ना?
कोई प्रॉब्लम? 1:2:2p 5 सही है ना? ध्यान से फोकस के साथ समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब ये बात तो क्लियर है कि फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, फ्लोरीन क्यों नहीं कर रहा है? फ्लोरीन के पास नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्बिटल? नहीं है। 2d कभी सुना है? 2d नहीं होता है ना? 2s होता है, 2p होता है, पर 2d नहीं होता है। और 2n स्क्वायर के हिसाब से सेकेंड स्केल में होने चाहिए कितने? 2 × 2 स्क्वायर यानी कि 8, है ना? और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वैलेंस शेल सेकेंड शेल के पास हो जाएंगे कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फुल्ली फिल्ड। हुआ क्लियर कि क्यों F एक ही बॉन्ड बना रहा है, S 6 बॉन्ड्स बना रहा है। आ जाओ देखते हैं अब क्या होगा। जैसे ही नंबर ऑफ F इसके पास जाएंगे, ओके, तो क्या होगा? सभी को बॉन्ड बनाना है, ठीक है। और सल्फर बोलेगा हाँ आ जाओ, कम एनर्जी में मेरे साथ आप बॉन्ड्स बना सकते हो। एकदम क्लियर बात है ना? कैसे? देखते हैं। अब क्या होगा, ये जो फुल्ली फिल्ड शेल ऑर्बिटल्स है, इसका एक ऑर्बिटल है, इसका एक है ना? हमने क्या देखा है कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होते वक्त जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अच्छे से बॉन्डिंग करते हैं, और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके ऑर्बिटल्स में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना? अच्छा, तो हमें, ठीक है, 2 बॉन्ड्स तो हम बना लेंगे, 2 F तो आ जाएंगे, चलेगा। पर बाकी 4 F क्या करेंगे भैया? बाकी 4 F के लिए हम इन दो इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑर्बिटल में शिफ्ट करेंगे। क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे। अब कितने हो गए? अब कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए सल्फर में? अब हो गए भैया 6। अब हो गए 6। अब मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा कि अब 6 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 6 बॉन्ड तो सल्फर बना लेगा, ठीक है। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे बॉन्ड बनने पे, है ना? ओके, ये समझ में आता है। पर ये हुआ कैसे? ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आए कैसे? ठीक है, ये प्रोसेस के लिए एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। कुछ एनर्जी लेके ये इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में जाके बैठ गए, है ना? पर आपने तो बोला था कि ये 3D ज्यादा एनर्जाइज है, 3p कम एनर्जाइज है, 3s उससे कम एनर्जाइज है, तो इसलिए तो हमने एनर्जी प्रोवाइड की है इन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स को कि वो ताकि यहाँ पे आके बैठ जाए और 6 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाए। हुआ क्लियर? ठीक है, शेल तो सेम है, शेल तो अभी भी सेम है, थर्ड शेल, ओके, इसलिए ये सब हो पा रहा है, ठीक है, ओके। अब क्या हो जाएगा? अब फ्लोरीन आएगा, हर एक में एक फ्लोरीन ऐड हो जाएगा और फॉर्मेशन होगा क्या? अभी तक ये थे एटॉमिक ऑर्बिटल, पर जब फ्लोरीन आके अपना एक इलेक्ट्रॉन इनमें शेयर करेगा, सल्फर भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कौन से ऑर्बिटल्स बनेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऐसे शेप में, स्पेस में अलाइंड होते हैं, इस वजह से उनका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। कि देखा गया कि ऐसे sp3d2 के जो मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे अपने सेंट्रल एटम के साथ अलाइंड होते हैं। कैसे? सेंट्रल एटम कौन सा है? सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, ओके। अच्छा, ठीक है, ये तो देख लिया कि ये हो गया S। अच्छा, sp3d2 कैसे आया वो देखते हैं, आ जाओ। ये है S, ये है px, ये है py, ये है pz, ये है d, ये भी dxy dxz, ठीक है। देख रहे हो, ध्यान से देख रहे हो, sp3d2 ने आपको बोला है
भैया कि s का एक ऑर्बिटल है, p के 3 ऑर्बिटल्स है और d के 2 है। आया समझ में? हुआ क्लियर कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हुआ, है ना? अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होने के बाद इनमें जब फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हो जाएंगे और इनकी खासियत ये होती है कि हर एक ऑर्बिटल, जैसे पहले s की एनर्जी p से कम थी, p की d से कम थी, पर जब ये हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, ये ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो जाएंगे कब? जब इनमें फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तब इन सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, सेम 101% इनकी सारी एनर्जी सेम होगी। ठीक है, हुआ क्लियर? जितने भी ऑर्बिटल्स आपको दिख रहे हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होने के बाद इनकी हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी। यानी कि मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आए, ठीक है, यहाँ पे आया है, यहाँ पे फ्लोरीन के साथ शेयरिंग होने के बाद, बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद, अब ये तो हमने देख लिया कि इस ऑर्बिटल की ये सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है क्योंकि ये अब है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। ओके, हो गया क्लियर? अब आप इसे पर्टिकुलर अब ऐसा नहीं बोलोगे कि भैया ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, ये d, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इनकी एनर्जी अब सेम हो चुकी है तो इन्हें अब हम बोलेंगे, हर एक ऑर्बिटल को हम बोलेंगे sp3d2। ये भी sp3d2 है, ये भी sp3d2 है, ये भी sp3d2 है, ये भी sp3d2 है और ये भी sp3d2 है। यानी कि आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि भैया बोलो sp3d2 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है, कितने? 6 है, या वो आपको बोले कि कितने नंबर ऑफ sp3d2 ऑर्बिटल्स है, वो भी 6 है। कैसे? क्योंकि सारों की सबकी एनर्जी अब कैसी हो गई? सेम हो गई। हुआ क्लियर? हुआ? जोश और फोकस आए, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भैया, आप चाहे तो साइड में अच्छे से खुद को डिस्क्राइब करके लिखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है भैया अगला क्वेश्चन? Again, the hybridization of नाइट्रोजन एटम, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम की होती है। ओके, इन NO3 माइनस, NO2 प्लस, NH4 प्लस आर रिस्पेक्टिवली। आ जाओ देखते हैं क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, चलो, सेम ट्रिक, सेम फॉर्मूला, सेम टाइप्स ऑफ एग्जांपल। चलो आ जाओ। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन NO3 माइनस, NO2 प्लस, NH4 प्लस आर रिस्पेक्टिवली। क्या करेंगे? NO3 माइनस हमेशा की तरह number of valence electrons in nitrogen 5, number of valence electron in oxygen 6 into 3 plus 1, ये हो गया 6 into 3 18 plus 1 19 plus 5 24 divide by 8 3, रिमाइंडर 0। हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई? sp2। नेक्स्ट NO2 प्लस फास्ट करना है, अगर आपको आता है तो आप खुद से सॉल्व करें, ज्यादा बेटर होगा। 6 2 12 प्लस, एक मिनट, NO2 प्लस है,
यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, -1, 6 टू 12, -1, 11 + 5 16 डिवाइड बाय 8 हो गया sp2। नेक्स्ट NH2 प्लस 5। अच्छा, जब भी क्वेश्चन में हाइड्रोजन हो और उसकी आपको निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन इस ट्रिक से, ठीक है, तो आप उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेंगे। हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, ओके। पर आपको हाइड्रोजन को कैलकुलेट करना है 7 से। कितने से, 7, ओके, 7। अच्छा, ये मैं ब्लैक में लिखूंगा क्योंकि ये है एक इंपॉर्टेंट चीज, ओके। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है NH4 प्लस, यानी कि 4 हाइड्रोजन है और प्लस होने की वजह से होगा -1। 7 4 28 प्लस 5 33 -1 32 डिवाइड बाय 8, आंसर हो गया अगेन sp3। अगेन सॉरी, sp3 तो पहली बार आया है ना। क्या हो गया आंसर, sp3। हुआ क्लियर, ठीक है। अब आप बोलो कि sp2 का शेप क्या होगा। अच्छा, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। NO2 प्लस, अगेन sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, ओके। sp3 टेट्राहेड्रल, ठीक है, हुआ क्लियर, ओके। पर सर यहाँ पे तो 3 ऑक्सीजन बॉन्ड होंगे, समझ में आता है, 3 बॉन्ड्स बनेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा, ठीक है। पर यहाँ पे तो 2 ही होंगे, फिर भी sp2 है, फिर भी ट्राइगोनल प्लेनर है, ये कैसे हो गया, ठीक है, ये कैसे हो गया। यहाँ पे समझ में आता है 4 बॉन्ड्स है, sp3 होगा, टेट्राहेड्रल शेप है। आ जाओ देखते हैं। हमेशा हमने देखा है sp लीनियर होता है, यानी कि लीनियर का कोई भी एग्जांपल, ओके, A B, ओके, ठीक है, जिसमें कि A अगर सेंट्रल एटम है, A अगर आपका सेंट्रल एटम है, ठीक है, मान लो हर एक एग्जांपल में A होगा आपका सेंट्रल एटम, ठीक है। तो A के पास, हमें हाइब्रिडाइजेशन से क्या समझ में आ रहा है कि A के पास लोन पेयर नहीं है, सिर्फ है तो क्या, बॉन्ड, ओके। आ जाओ sp2, एक मिनट, सॉरी, और एक पीछे है ना, 2 बॉन्ड्स होने चाहिए ना, क्योंकि sp है। sp हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या बताता है कि 2 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज है ना। sp क्या बताता है, 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज है। sp2 बताता है कि 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज है ना, ओके। 2 बॉन्ड्स हो गए, सॉरी, ठीक है। sp2 होगा ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा, ठीक है, इसमें हम ऐसे लिखें A B B, ठीक है, आता है समझ, चलेगा। पर अगर ये NO3 माइनस में, तो हमने देखा कि भैया NO3 माइनस चलेगा। इसमें हमने देखा कि 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, हम इसे ट्राइगोनल प्लेनर बोल सकते हैं। पर इसका क्या, यहाँ पे तो सिर्फ ऐसा ही स्ट्रक्चर आया है सर जी, इसे क्या कहेंगे, NO2 प्लस। ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, ये कुछ इस तरह से आया है, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से। NO2 प्लस, NO2 प्लस की खासियत ये है कि NO2 प्लस के पास है भैया एक लोन पेयर। अब ये आपको कैसे समझ में आ गया कि इसके पास लोन पेयर है, कैसे, ध्यान से देखना। जो हमारी ट्रिक थी ना, NO2 प्लस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 टू 12 -1, 16 डिवाइड बाय, एक मिनट, 16 डिवाइड बाय 8 तो sp होगा ना,
सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया, sp होगा, लीनियर होगा। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें कि एक लोन पेयर है और ये, इसे भी हम कहेंगे sp बिल्कुल, इसे भी हम कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड। पर इसका शेप होगा क्या? इसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर का ही फॉर्म होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसका ट्राइगोनल, इसका भी ट्राइगोनल प्लेनर है, पर प्रॉब्लम यहां आता है कि बॉन्ड पेयर में जितना रिपल्शन होता है, बॉन्ड पेयर, ये दो बॉन्ड पेयर है, ये दो बॉन्ड पेयर है, ये दो बॉन्ड पेयर है, ठीक है, इनमें जितना रिपल्शन होता है इससे ज्यादा रिपल्शन होता है कहां पे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। ठीक है, और इससे ज्यादा रिपल्शन होता है, सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। देख रहे हो, यानी कि अगर यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है तो अब क्या होगा, इसमें और इसमें रिपल्शन ज्यादा होगा, इसमें और इसमें ज्यादा रिपल्शन होगा, है ना? तो ये एटम रिपल्स करेगा और जो दो बॉन्ड्स है वो खुद को ऐसे एडजस्ट करेंगे इस लोन पेयर के हिसाब से कि हमें कम रिपल्शन फील हो। और अगर कम रिपल्शन फील करना है तो ऑब्वियसली बात है, इसे ऐसा आना पड़ेगा और इसे थोड़ा ऐसा आना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, और इनमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो θ2 से कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर था, इनमें जो रिपल्शन है वो इससे कम है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है। हुआ क्लियर? इस वजह से ये शेप होता है बेंट। क्या होता है? बेंट। ठीक है, हुआ, आई बात समझ में? इस शेप को हम कहते हैं बेंट। ओके, चलो ये रफ कर दूं। अगला देखें, अगला वेरी इंपॉर्टेंट sp3, इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, मान लिया टेट्राहेड्रल होता है, मानना क्या होता ही है, आ जाओ। टेट्राहेड्रल यानी कि कुछ ऐसा है ना? नहीं, ऐसा नहीं भैया, कुछ ऐसा, ये होता है शेप टेट्राहेड्रल। ठीक है, चलेगा, ध्यान से। NH3 अमोनिया, जानते हो अब इसे? जी सब बचपन से जानते हैं अमोनिया को, तो बचपन से सीखते आ रहे हैं कि एग्जाम्पल बार बार लेते हो सर आप भी। अरे क्या करें, समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, NH3 हाइड्रोजन और एक होता है लोन पेयर। कैसे? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3 है ना? ओके, 2 और 2, क्या नाइट्रोजन के पास 2d सबशेल है? नहीं है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स 2p में भरेगा और p के सारे ऑर्बिटल्स क्या करेगा? हाइब्रिडाइज कर लेगा। अच्छा, इतना सिंपल है क्या? जी बिल्कुल, इतना ही सिंपल है। तो इस 2s का क्या होगा या ये 2s भी क्या होगा? अब हाइब्रिडाइज होगा। ये 2s जो सेकेंड सबशेल में ही तो प्रेजेंट है 2s भी, है ना, और 2p भी, तो 2s ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइज्ड होगा और वो भी होगा क्या? sp3। p के सारे ऑर्बिटल्स तो sp3 होंगे, ये तो पक्का है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ओके, पर s सबशेल भी अब हाइब्रिडाइज्ड होगा और होगा sp3। हुआ क्लियर? यानी कि 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड हुए। कौन से? एक s का और 3 p के। और ये ही जो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल कंप्लीट करके बैठा है s सबशेल, वो बनेगा आपका लोन पेयर। क्या बनेगा? लोन पेयर। अच्छा, ये सब ट्रिक से कैसे समझेंगे सर? अब जो अपने ट्रिक एकदम इजी है, ध्यान से देखना। बोलो, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5,
हाइड्रोजन के मैंने आपको बोला है 7 पकड़ना है। 7 इंटू 3 21, 26 डिवाइड बाय 8, 26 डिवाइड बाय 8 कितना? 8 इज 24। अच्छा, रिमाइंडर 2, ये जो रिमाइंडर की है ना, ये रिमाइंडर आपके नंबर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन्स है ना? समझ में आ रहा है? एक मिनट, जब आप इससे डिवाइड बाय 2 करते हो, किससे? रिमाइंडर से हम 2 बाय 2 करते थे, है ना? रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करते थे, कितना हो गया? अब हो गया सर 3 प्लस 1। ये जो 1 है, ये जो 1 है, यही है आपका लोन पेयर, यही है आपका लोन पेयर। 3 बॉन्ड्स और 1 लोन पेयर, 3 प्लस 1। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे हो जाता है आपका 4sp3। ठीक है, हुआ क्लियर? आई बात समझ में? क्लियर है, इजी है। आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल देंगे। ठीक, ये रफ कर दे, ये रफ कर देते हैं। और इससे ये 1 है क्या आपका लोन पेयर। ठीक है, ये सब तो हो गया क्लियर, है ना? अच्छा, अब H2 का भी सेम। सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन हमेशा हम फाइंड करते हैं। सेंट्रल एटम NH3 में था नाइट्रोजन, ABBB में है, AB4 में क्या है? A है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट H2O। H2O का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, 2 लोन पेयर्स होते हैं। ये कैसे? अच्छा, ट्रिक से सॉल्व करके दिखाऊं। ट्रिक से हमें पता चलता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। जी बिल्कुल, कैसे? आ जाओ। 7 इंटू 2 प्लस 6, 14 प्लस 6 20 डिवाइड बाय 8, 8 टू 16 प्लस 4, 4 डिवाइड बाय 2, 2 प्लस 2, ये 2 ही क्या है भैया? ये 2 हमारे नंबर ऑफ लोन पेयर्स है। ठीक है, ये समझ में आता है। यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, इस वजह से हम इस शेप को कहते हैं बेंट शेप। क्या कहते हैं? और इस शेप को हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर शेप। माना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल है, पर आपको ये सारे शेप्स लर्न होने चाहिए कि कब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पे तो कौन सा शेप होता है। ठीक है, पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर से शेप उसी हाइब्रिडाइजेशन में चेंज होता है। यहाँ पे सेम sp3 हाइब्रिडाइज्ड ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, सेम sp3 हाइब्रिडाइज्ड बेंट शेप है। ठीक है, इसे हम ओवरऑल टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हैं। ओके, आ जाओ। अब देख रहे हो नंबर ऑफ लोन पेयर्स नाइट्रोजन के पास 1 है, ऑक्सीजन के पास 2 है। क्लिक हो रहा है लोन पेयर का ज्यादा रिपल्शन। ओके, तो लोन पेयर खुद को दूर रखेंगे। ठीक है, अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इनका उससे थोड़ा कम रिपल्शन। ओके, यहाँ पे भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर थोड़ा कम। ठीक है, बॉन्ड पेयर का उससे कम। ठीक है, रिपल्शन को एडजस्ट करने के लिए फिर से बॉन्ड पेयर क्या हो जाएंगे? पास में आ जाएंगे। ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा कुछ ऐसा, है ना? लोन पेयर्स के वजह से देख रहे हो कैसे बॉन्ड एंगल छोटा हो जाता है। ओके, जबकि अगर सारे बॉन्ड्स प्रेजेंट होते तो बॉन्ड एंगल होता है 109.4 डिग्री, इतना। पर H2 में बॉन्ड एंगल है 104 डिग्री, अप्रॉक्स 104 डिग्री, और नाइट्रोजन में होता है 107 डिग्री अप्रॉक्स। बॉन्ड एंगल तो समझ में आता है ना, बॉन्ड्स के बीच में का एंगल। ओके, तो देख रहे हो कैसे H2O में NH3 से कम होता है और NH3 का AB4 से कम है ना? हुआ क्लियर? समझ में आ रही है सारी बातें? ठीक
ठीक है, बड़े अगले इसमें ओके कि कैसे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल छोटा होते जा रहा है, यानी कि जितने नंबर ऑफ लोन पेयर उस पर्टिकुलर सेंट्रल एटम पे है उतना ही छोटा उसका बॉन्ड एंगल होगा। हुआ क्लियर? ठीक है, बड़े आगे। ओके चलेगा। ये सारे पर्टिकुलर शेप्स भी आपको लर्न होने चाहिए, बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। ये रफ कर दे पूरा। अच्छा ये रफ कर देंगे अब। हमने देखा sp3 में दो शेप्स है, इस शेप को हम कहते हैं वेंट और जो दूसरा शेप है वो है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। sp2 में एक प्रॉपर ट्राइगोनल प्लेनर होता है और दूसरा होता है कुछ ऐसा, इसे हम कहते हैं, इसे भी हम प्यार से बेंट भी कहते हैं, सिमिलर ही होता है ये, है ना। ओके ठीक है, और आप साफ क्लियर बोल सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर्स 1 है, यहाँ पे लोन पेयर्स 2 है, इस वजह से डेफिनेटली इसका बॉन्ड एंगल इससे ज्यादा है। ओके, अगर मैं इसे θ1 बोलूं और इसे θ2 तो साफ पता चलता है कि θ1 θ2 से ज्यादा है। ओके, कैसे? रिपल्शन की वजह से। चलेगा? चलो बढ़ते अगले हाइब्रिडाइजेशन की ओर, आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अगली वेरी इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइगोनल बायपिरामिडल शेप होता है कुछ ऐसा। अच्छा, ये सब शेप आते कैसे? ये क्या हम घर बैठ के बना लेते हैं क्या कोई भी शेप? नहीं नहीं, ये सारे शेप, ये सारे बॉन्ड्स, ये सारे लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स अपने आप को, खुद को स्पेस में ऐसे अलाइन करते हैं कि उनके बीच में का रिपल्शन कम से कम हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे खुद बॉन्ड पेयर पास में आ जाते हैं क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। ठीक है, इस वजह से वो थोड़े पास में आ जाते हैं, है ना। अच्छा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर का रिपल्शन क्यों होता है? लोन पेयर का रिपल्शन क्यों होता है? क्योंकि उनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑब्वियसली बात है कि इलेक्ट्रॉन्स तो रिपल्शन ही करेंगे। ठीक, sp3d में भी दो केस होते हैं, जैसे कि एक केस में कुछ ऐसा होता है, इस शेप को हम कहते हैं सीसॉ। क्या कहते हैं? सीसॉ, जिसमें होता है एक 1 नंबर ऑफ लोन पेयर। ओके, दूसरा शेप होता है कुछ ऐसा, इस शेप को हम प्यार से कहते हैं टी शेप। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके, अच्छा बताओ, सीसॉ में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा या टी शेप में? ऑब्वियसली बात है टी शेप में बॉन्ड एंगल कम होगा, इस सीसॉ में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि टी शेप में नंबर ऑफ लोन पेयर्स क्या है? नंबर ऑफ लोन पेयर्स क्या है? नंबर ऑफ लोन पेयर्स ज्यादा है।
और सीसॉ में नंबर ऑफ लोन पेयर सिर्फ 1 है। ओके, फिर से वही ट्रिक से आप नंबर ऑफ लोन पेयर्स किसी भी मॉलिक्यूल का फाइंड कर लोगे, और अगर उसमें आपको दिख रहा है कुछ ऐसे बनते हुए 4 + 2, जिसमें 2 आपका रिमाइंडर है, तो 2/2 करने पे 4 + 1, जिसमें पता चलता है 4 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। इसका कैसे होगा? 4 किसी मॉलिक्यूल में 4 आएगा और रिमाइंडर आएगा 4 ही रिमाइंडर आएगा, डिवाइड बाय 2 करके 4 बॉन्ड पेयर्स 2 लोन पेयर्स, टी शेप, सॉरी 3 आएगा। ओके, 3 + 2 5 होगा, जिसमें 3 बॉन्ड पेयर्स 2 लोन पेयर्स। ठीक है सर, 4 होता तो, सच में 4 होता तो देख लो, 4 अगर होता 4/2, ज्यादा कुछ नहीं, 4 बॉन्ड पेयर्स होते, 2 नंबर ऑफ लोन पेयर्स होते, और शेप होता sp3d2, यानी कि ऑक्टाहेड्रल हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट कैटेगरी। ठीक है, ध्यान से और समझ के, ऑक्टाहेड्रल जिसका हमने एग्जाम्पल भी लिया था, है ना। ओके, कैसे आएगा? कुछ ऐसे आएगा। खुद को बॉन्ड पेयर्स इस तरह से स्पेस में एडजस्ट करते कि उनके बीच में का जो रिपल्शन है वो कम से कम हो। ओके, आ जाओ। ऑक्टाहेड्रल में भी होते हैं 2 कैटेगरीज। कौन से होते हैं? देखते हैं। इसे हम प्यार से कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, नहीं सॉरी, स्क्वायर पिरामिडल। ओके, क्या कहते हैं? स्क्वायर पिरामिडल। और नहीं सॉरी स्क्वायर प्लेनर ही कहते हैं। सॉरी, क्या करूं, मैं भी तो एक इंसान ही हूं, मिस्टेक तो मुझसे भी होती है, अनसब्सक्राइब मत कर देना। अच्छा, और एक कैसा होगा, है ना, इसे हम कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम याद लग गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? 1 मिनट में कंफर्म कर लूं कि क्या होता है। आपको इंफॉर्मेशन गलत नहीं जानी चाहिए। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल सही है। इसे स्क्वायर प्लेनर कहते हैं और इसे स्क्वायर पिरामिडल ही कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो, माना कि थोड़ा घिचमिड़ है, पर ध्यान से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से नोट्स बनाओ। ओके, चलो आ जाओ, देखते हैं। हमने सारे शेप्स कवर कर लिए। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा है? अच्छा, अगला क्वेश्चन लैटिस एनर्जी का है। लैटिस एनर्जी टॉपिक कवर करते हैं। ठीक है, क्या होता है भैया लैटिस एनर्जी?
सोडियम और Cl, क्लोरीन, ओके, दोनों मिलके NaCl बना है, सबको पता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के थ्रू एनर्जी रिलीज करता है एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आयनाइजेशन एनर्जी के थ्रू प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है, यानी कि सोडियम को देनी पड़ती एनर्जी, क्लोरीन हमें देता है एनर्जी। ओके, सोडियम को देनी पड़ती है, क्लोरीन से मिलती है ना। अच्छा, ये देखा गया कि जितनी सोडियम से मिलती है, जितनी सोडियम को देनी पड़ती है, Na बन गया Na प्लस प्लस E माइनस, Cl बन गया Cl माइनस बना Cl प्लस प्लस E माइनस, या Cl प्लस E माइनस Cl माइनस बना, ठीक है। इस प्रोसेस में हमने दी आयनाइजेशन एनर्जी और इस प्रोसेस में हमको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी मिली। प्रोसेस ये है एक्सोथर्मिक, ये है एंडोथर्मिक। ये देखा गया कि जितनी एनर्जी सोडियम में देनी पड़ रही है और जितनी एनर्जी क्लोरीन से मिल रही है, इसका नेट सम अगर करें तो ये प्रोसेस कैसी है, ये पूरी प्रोसेस कैसी दिख रही है, एंडोथर्मिक। यानी कि सिस्टम में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है और कम रिटर्न में मिल रही है। ये तो अभी तक का क्वेश्चन था, पर जब ये दोनों मिलते हैं, Na प्लस Cl माइनस मिलके क्रिस्टल फॉर्म करते, लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्म करते, इस स्ट्रक्चर में जब ये फॉर्म होता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है, एक स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो जब Na प्लस प्लस Cl माइनस मिलके NaCl जब फॉर्म करते हैं, NaCl का लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, तो ये प्रोसेस होती है एक्सोथर्मिक। ओके, और जितनी ये एंडोथर्मिक है उससे कई ज्यादा एनर्जी हमें इस प्रोसेस से मिलती है। इसलिए इस वजह से सोडियम प्लस क्लोरीन मिलके बनाया NaCl, ये प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक। हुआ क्लियर कैसे एक्सोथर्मिक है, ठीक है। माना इलेक्ट्रॉन लेने की देने की प्रोसेस एंडोथर्मिक थी, पर जब ये मिले सोडियम प्लस और Cl माइनस अट्रैक्ट हुए, क्रिस्टल लैटिस फॉर्म हुआ, तो एनर्जी रिलीज हुई, और जितनी एनर्जी रिलीज हुई है वो लगने से ज्यादा है। इस वजह से पूरी प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है। हुआ क्लियर, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखना, इस एनर्जी को हम कहते हैं, जो एनर्जी आयंस के मिलने के बाद, क्रिस्टल लैटिस बनने के बाद रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं, सॉरी एक मिनट, जितनी एनर्जी रिलीज हुई, यानी कि प्रोसेस में हीट रिलीज हुई है ना, हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, ओके चलेगा, तभी प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी। ओके, अब ये NaCl सॉलिड जब आप रिवर्स इन आयंस में तोड़ोगे, Na प्लस प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट करोगे किसे, NaCl को, तो इतनी ही हीट एनर्जी आपको सिस्टम में देनी पड़ेगी ताकि NaCl डिसोसिएट हो जाए। कैसे, देखो ध्यान से, क्या हो गया, या इंक खत्म हो गई क्या, आ जा, 1 मिनट 2 मिनट देना चाहिए, आप तब तक सोचो मैंने अभी क्या बताया आपको, है ना। तब तक मैं इंक रिफिल कर लेता हूं। आ जाओ ध्यान से, ठीक है।
अब हमें NaCl सॉलिड को तोड़ना है, डिसोसिएट करना है Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो मैंने बोला जितनी हीट रिलीज हुई थी बनने के टाइम पे, लैटिस फॉर्म होने के टाइम पे, उतनी ही हीट आपको देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, ठीक है। और इसी हीट, इसी एनर्जी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी, लैटिस एंथैल्पी सेम ही होता है। हुआ क्लियर कि क्या होता है लैटिस एनर्जी, लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। ओके चलो ये ड्रॉप कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिख लो, ठीक है। ओके अब एक इंटरेस्टिंग सी बात ऐसी होती है कि जितनी, अच्छा लैटिस एनर्जी आपको समझ में आया कि एक लैटिस फॉर्म होने के बाद उसे तोड़ने के लिए दी जाने वाली एनर्जी होती है लैटिस एनर्जी, लैटिस एंथैल्पी। तो मैं ऐसा बोलूं कि जितना ज्यादा NaCl में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसे तोड़ने के लिए, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किससे बनता है, लैटिस एंथैल्पी is directly proportional to the charge on cation and charge on anion। यानी कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी। मान लो कि A+2 प्लस B-2 मिलके AB बना रहा है, ठीक है। तो ये AB को लगने वाली लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी Na प्लस प्लस Cl माइनस से। क्यों? क्योंकि इस AB में एनर्जी, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है। हुआ क्लियर? यानी कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कैटायन अनायन चार्जेस, ठीक है। ओके अच्छा ये लिखे रहने दो, बढ़िया। आ जाओ और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, लैटिस एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ कैटायन अनायन। फिर से वही बात, अगर डिस्टेंस ऑफ कैटायन अनायन इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है अट्रैक्शन फोर्सेस कम होंगे, लैटिस एंथैल्पी कम होगी, है ना। ओके अच्छा डिस्टेंस कैसे बढ़ेगा, डिस्टेंस तब बढ़ेगा भैया जब जो आपस में जुड़े हुए एटम्स है उनकी साइज ज्यादा हो, उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो, तभी डिस्टेंस बढ़ेगा और तभी लैटिस एंथैल्पी कम होगी, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस कम हो जाएंगे। हुआ क्लियर? जोश आए है? अच्छा तो ये हो गया डिस्टेंस के बारे में या बॉन्ड लेंथ के बारे में, है ना। या ये आयोनिक में भी होता है तो इसलिए हम बॉन्ड लेंथ नहीं बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड अनायन, ओके। और ये हो गया चार्ज, है ना। अच्छा ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैटिस एंथैल्पी को जज करने के लिए, ओके। और जितनी ज्यादा लैटिस एंथैल्पी होगी उतनी ही ज्यादा इस पर्टिकुलर क्रिस्टल की क्या होगी, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। एग्जाम्पल NaCl, RbCl, CaCl, एक मिनट, NaCl, RbCl, KCl, इनमें बताओ कि किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर बात है NaCl की ज्यादा होगी। क्यों? क्यों ऐसा? क्योंकि सब में चार्ज तो सेम है, सब में चार्ज तो सेम है, पर साइजेस डिफरेंट है। सोडियम की साइज रुबिडियम से कम है, पोटेशियम से भी कम है, इस वजह से NaCl की लैटिस एनर्जी सबसे, एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। तो यानी कि NaCl का मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कोई गलत नहीं है। ऑर्डर क्या होगा लैटिस एंथैल्पी का? NaCl, KCl, RbCl, लैटिस एंथैल्पी,
कोई शक नहीं तो लिख लो। ठीक है, ये भी हो गया हमारा क्लियर। आ जाओ, अब पढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन। ठीक है, अमॉन्ग द फॉलोइंग, क्या है क्वेश्चन? अमॉन्ग द फॉलोइंग द मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर is shown by the compound. एग्जाम्पल AlCl3 है ना, MgCl2, C FeCl2, DSnCl2, ये सारे क्या है? इनमें से आपको फाइंड करना है कि बताओ किसमें सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर है। अब ये क्या आ गया भैया, कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे बताएंगे? ये सारे तो आयनिक कंपाउंड्स हैं। अब क्या बोल रहे हैं? ध्यान से समझो, कोई भी आयोनिक कंपाउंड टोटली आयोनिक नहीं होता और कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड टोटल कोवैलेंट नहीं होता। जैसे कि HCl, ये भी तो एक कोवैलेंट कंपाउंड है ना। HCl एक बॉन्ड फॉर्म करता है, पर हमने देखा है कि इनमें चार्ज भी होता है, थोड़ा सा चार्ज होता है, H+ होता है, Cl- होता है, पर होता जरूर है ना, होता जरूर है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि HCl माना एक कोवैलेंट कंपाउंड है, पर उसमें कहीं ना कहीं आयनिक कैरेक्टर भी बिल्कुल प्रेजेंट है ना। हुआ क्लियर? वैसे ही ऐसे आयनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें प्रेजेंट होता है आपका और हमारा फेवरेट फ्रेंड कोवैलेंट कैरेक्टर। अब ये कैसे पहचानेंगे किसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, किसमें कम है? तो यहाँ पे आते हैं फजान सर लेके आए अपना एक फजान रूल, जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा आयनिक कंपाउंड में ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है ना। हो रहा है क्लियर हो रहा है? अच्छा, फजान सर ने ये बोला कि कोवैलेंट कैरेक्टर किसी आयोनिक मॉलिक्यूल, आयोनिक कंपाउंड का प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कटायन से। ध्यान से समझना, यानी कि जितनी साइज ऑफ कटायन ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा होगी क्या? कोवैलेंट कैरेक्टर, है ना। और कोवैलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ अनायन से। ध्यान से किसमें? आयोनिक कंपाउंड में अगर आपको कोवैलेंट फैक्टर कंपेयर करना है, कोवैलेंट कैरेक्टर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ आयन से। ध्यान से समझेंगे, ठीक है। कोवैलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कटायन। देख रहे हो हमने पढ़ रखा है कि जितना ज्यादा कटायन पे चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा उसकी छोटी साइज होगी, और जितना ही अनायन पे ज्यादा चार्ज होगा, अनायन पे तो नेगेटिव होता है ना, तो उतनी ही ज्यादा उसकी बड़ी साइज होगी। यानी कि कोवैलेंट कैरेक्टर अगर हमें देखना है तो चार्ज ऑन कटायन, जितना ज्यादा चार्ज ऑन कटायन ज्यादा, उतनी उसकी साइज छोटी। एक मिनट, सॉरी, चार्ज ऑन कटायन ना, ये हम क्या पढ़ लिया? नहीं, एक मिनट देना मुझे सिर्फ। साइज ऑफ अनायन, ठीक है, ये सही बात है। और चार्ज ऑन कटायन, हाँ, जिस मॉलिक्यूल्स में हम साइज कंपेयर नहीं कर सकते उनमें हम कंपेयर करेंगे क्या? अरे माय मिस्टेक, सॉरी,
साइज ऑफ अनायन से इनवर्सली कटायन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और साइज ऑफ अनायन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर चार्ज ऑफ कटायन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि चार्ज ऑफ कटायन जितना कम होगा, जितना ज्यादा होगा, उतनी उसकी साइज कम होगी और उतना ही उसका क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। सॉरी, मैं मानता हूं मेरे से गलती हो गई। अच्छा अब ये कैसे बोल रहे हैं ये समझा दो। अच्छा देखते हैं। साइज ऑफ कटायन छोटी, अच्छा साइज ऑफ कटायन अगर छोटी होगी तो न्यूक्लियस और शेल पास में हो गए, है ना। अनायन के पास ये हो गया कटायन, ये हो गया अनायन, ठीक है। ये है छोटा साइज में, ये है बड़ा साइज में। अब छोटा साइज होने का मतलब ये है कि इसमें ज्यादा अट्रैक्शन फोर्सेस है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इसमें कम है। तो ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स अनायन को देता है, कटायन जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है अनायन के लिए, अब वो ये अपने तरफ थोड़ा बहुत अपनी ओर खींचेगा। यानी कि जैसे होता था ए बी कोवेलेंट बॉन्ड में। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होता था, कोवेलेंट बॉन्ड होता था कि भैया दो इलेक्ट्रॉन एक आपस में एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और उनके बीच में रहेगा, है ना। ऐसा होता था, दो इलेक्ट्रॉन्स, है ना, शेड होते थे। ओके, अच्छा जितना अच्छे से शेड होते थे दो इलेक्ट्रॉन्स, जितने इक्वल डिस्टेंस पे होते थे, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता था। और जब इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम के पास चले जाते थे तो दूसरे एटम पे क्या होता था, नेगेटिव चार्ज आता था, है ना। यहाँ पे अगर मान लो ये बॉन्ड हो गया, ओके ठीक है। अब इसमें क्या आ गया, अब इसमें आयोनिक कैरेक्टर आ गया। यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, इक्वल शेड। जितना ज्यादा अच्छा इक्वल शेड होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगी। अब यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, छोटा कटायन जो इलेक्ट्रॉन्स अनायन को देता है वो अब अपने ओर थोड़ा बहुत खींच रहा है। मान लो पहले इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचा था, तब वो यहां तक पहुंच रहा है ना, यहां तक। ओके, डिस्टेंस कम हो गया, पहले यहां तक आता, अब यहां तक आने लगा। समझ रहे हो कि अब कोवेलेंट कैरेक्टर आयोनिक में बढ़ रहा है ना। और जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी ही छोटी साइज होगी, उतने ही अच्छे से वो डोनेट किया हुआ इलेक्ट्रॉन अपने ओर खींच पाएगा। पूरा तो नहीं खींचेगा, है ना, पर थोड़ा बहुत तो अपने ओर खींच के रखेगा, क्योंकि उसकी साइज छोटी हो चुकी है। हुआ क्लियर? ये हमारे सर फजान सर ने बताया। हुआ क्लियर? ठीक है, ओके। आज आप एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में है एल्यूमिनियम मैग्नीशियम आयंस ऐसे। आप देख रहे हो टीम। अब आपने देखा कि हम इनकी साइज तो नहीं जानते, पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, अगर आपके एटम पे चार्ज है तो साइज नहीं चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि चार्ज की वजह से ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन एटम छोटा या बड़ा हो जाता है ना। तो चार्ज कंपेयर करेंगे, आ जाओ। AnCl3 में एल्यूमिनियम पे है +3 चार्ज, ओके। कटायन के चार्जेस कंपेयर करने से Mg+2 Fe+2 Sn+2, क्लियर दिख रहा है आंसर An+3 है। क्यों? क्योंकि AnCl3 में An के पास +3 चार्ज है, यानी कि वो अच्छे से अट्रैक्ट रखेगा, अच्छे से नहीं, इन BCD के कंपैरिजन में वो सबसे अच्छे से अट्रैक्ट कर रखेगा अपने पास इलेक्ट्रॉन को, कटायन। हुआ क्लियर? और जितना अच्छे से वो अपने ओर अट्रैक्ट कर रखेगा उतनी ही ज्यादा उसकी कोवेलेंट कैरेक्टर होगी। हुआ क्लियर? आंसर है आपका AlCl3। इसी तरह से हम हमारा वीडियो यहाँ खत्म करेंगे। हमने लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस लेक्चर में कवर किए। आप स्क्रीनशॉट ले लो। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।